हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सुपर। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईबीएस। आईबीएस, हाँ जी, आईबीएस की आ गई आपकी आरटीपी। तो मैंने सोचा करा दूं, जरूरी तो है, करना तो पड़ेगा। क्योंकि देखो आईबीएस को आप लोग जब तक सही से लोगे नहीं, आपका सीए फाइनल होगा नहीं। अब आईबीएस में भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एससीपीएम रिलेटेड ही कराऊंगा। मतलब टैक्सेशन, अकाउंट्स या किसी भी चीज का अगर यूसेज है, मैं वो नहीं लेके चलूंगा। मैं कौन सा टॉपिक लेके चलूंगा? बस एस सी पी एम। तो मेरी आपसे पहले ही रिक्वेस्ट रहेगी कि बाकी टॉपिक्स आप खुद पढ़ लीजिए या किसी और टीचर से रेफर कर लीजिए। अब शुरू करते हैं अपनी आरटीपी को, जिसके अंदर हम एस सी पी एम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लेके चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि खुद दिला के पढ़िए ताकि खूब अच्छा स्कोर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका केस स्टडी 1, आरटीपी नवंबर 2024। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एससीपीएम। मैं कौन सा लेने वाला हूं? सिर्फ एससीपीएम, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपको ये पूरी कहानी पढ़नी होगी, पूरी कहानी। मैं बहुत हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रंट रनर प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर इसको जब सॉल्यूशन पे आऊंगा तो देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से चल रही है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बेसिकली कोरियर टाइप काम है, गुड्स आपसे लेते हैं और डिलीवर करते हैं। आप घर पे आराम से पढ़िएगा डिटेल में इसको। अब इन्होंने क्या किया? अभी तक ये नेचुरल सी बात है, ये ट्रक में सप्लाई कर रहे थे। अभी तक ये कितने ट्रक ऑपरेट कर रहे थे? 9। और कहां से? अहमदाबाद। कहां से ऑपरेट कर रहे थे? अहमदाबाद से। और ये सारे ट्रक ये खुद ओन करते थे। इन लोगों का अगर आप पढ़ेंगे ये पूरा पैराग्राफ वगैरह, तो इनका ऑब्जेक्टिव जो है ना, इनका ऑब्जेक्टिव है एक्सीलेंस देना सर्विस में, डिलीवरी में। ठीक है, इस तरीके का इनका ऑब्जेक्टिव है, ताकि इनका कमिटमेंट पूरी तरीके से है। और ये गुजरात बेस्ड है। अब आपसे इसके बाद इन्होंने बोला, क्या बोला? जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या बोला था, मैं भी भूल गया। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? मिड साइज कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ऑर्डर हमें मिल सके। आपने कहा अच्छा। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कुछ जार्गन्स आती हैं। जार्गन्स कैसी है? आपने कहा कि सर जार्गन्स है जैसे डेड हेडिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब कितने किलोमीटर ट्रक खाली चला। अब आपने कहा ट्रक खाली कैसे चलेगा? अब जैसे गुड्स लेके यहां से ट्रक गया, मान के चलो अहमदाबाद से सूरत गया, सूरत में गुड्स उतारे, अब वो तो खाली हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो खाली लौटे, तो आप क्या कहोगे? डेड हेड कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया इसको बचाने के लिए? आपने एजेंट्स हायर कर लिए हर तरफ। सर्विस एजेंट्स का काम क्या है? जैसे यहाँ पे भी लिखा है, उनका काम है कि यार वहां पे आपको ट्रक फुल करा देंगे और फिर वो ट्रक वापस लौट आएगा। तो आपका तो इस तरीके से जाना आना दोनों साइड ट्रक भरा हुआ है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो डेड हेड को मिनिमाइज करना है, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, आपने कहा कि कंपनी के पास खूब सारे एजेंट हैं जिनका काम है जल्दी से जल्दी शिपमेंट अरेंज करना और टाइमली ट्रक को फुल लोड कराना। ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। हम अभी तक फुल लोड ट्रक शिपमेंट्स पकड़ते थे। अब पकड़ कैसे रहे थे फुल लोड ट्रक शिपमेंट्स? मान के चलिए मिस्टर ए आए मेरे पास, मैंने मिस्टर ए से कहा कितना भेजना चाह रहे हो? उन्होंने कहा 80 kg। मेरी ट्रक की लेटेस्ट से कैपेसिटी है 100 kg। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपका नहीं लूंगा। तो मैं 100 kg वाले का ही ले रहा हूँ, 80 वाले का नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आगे अब मैंने क्या सोचा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, मैंने कहा चल भाई 80 kg भी ले आ और किसी और को पकड़ लिया 20 kg, जिससे मेरा ट्रक हो गया पूरा 100 kg। तो आपने कहा अच्छा, अभी तक जो है हम एंटायर ट्रक को ही बुक करते थे शिपमेंट के लिए। ठीक है, आपने कहा ओके। अब इससे एडवांटेजेस भी थी, हैंडलिंग कॉस्ट कम होती थी, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट कम होती थी। ठीक है, अब अब हमने सोचा एलटीएल मतलब लेस देन ट्रक लोड भी इंट्रोड्यूस कर दें। एलटीएल में क्या होगा? यहां पे क्या था, अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप पूरा ट्रक भर के ही भेज रहे थे। लेकिन अब आपने क्या कहा? हाफ ट्रक लिए, मतलब अब
मैं आपको इसको पूरी दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल तो देती है ना, एक और समझाता हूँ। मान के चलिए एक्स आए मेरे पास, उन्होंने कहा मेरे पास 40 केजी है, दूसरे आए वाई मेरे पास 60 केजी है, पहले सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है जहां पे ए आए, उन्होंने कहा मेरे पास 100 केजी। अब अगर मैं एक्स और वाई से गुड्स लेता हूं तो उसको मैं कहूंगा एलटीएल, लेस देन ट्रकलोड, क्योंकि लेस देन था और दोनों को एक्यूमुलेट करके मेरा ट्रकलोड फुल हो रहा था। लेकिन अगर मैं सीधा ए से लेता हूं तो वो कहेगा फुल ट्रकलोड। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अब मैंने कहा क्योंकि स्टिफ कंपटीशन बढ़ रहा था, हमें डर था कि आगे हमारा बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं करेगा, तो हमने एलटीएल भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। और बहुत अच्छी चीज सोची। अब हमारे पास क्या है, अब पीस मिल में ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, पूरा तो आ नहीं रहा। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम 7 डेज है गुड्स का ऑर्डर रिसीव होने में और डिलीवरी में। कितने डेज हैं? 7 डेज। अभी तक जो एफटीएल था 4 डेज में ऑर्डर, हम लोग क्या करते थे, एक ऑर्डर पकड़ने में हमें 4 डेज लगते थे। एलटीएल में हमें फुल ट्रक का ऑर्डर पकड़ने में, क्योंकि हाफ हाफ करके ले रहे हैं ना, पीस मिल में ले रहे हैं, 3 डेज में ऑर्डर मिल जाएगा। मतलब अगर 3 डेज में मिल जाएगा तो डिलीवरी मेरे को कितने दिन में करनी है? 4 डेज में करनी है। आपने कहा कि सर क्या बोला गया, फिर से सुनो। टिपिकली एन एलटीएल क्लाइंट is willing to wait 7 days from the time goods are handed over for delivery to actual delivery at designated destination। आपने कहा कि सर सीधी बात है, हमने जब आपको गुड्स दे दिए, अब हो सकता है आपका ट्रक ना फुल हो, 3 दिन लगे आपको ट्रक फुल करने में, मुझे क्या करना? मैंने आपको दे दिया, मुझे 7th डे आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। और ये सब मिड साइज कंपनीज हैं जिससे हम डील कर रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी से हम डील नहीं कर रहे। अब मेरे पास सिर्फ 4 डेज हैं जिसके अंदर मुझे डिलीवर करना है। अब आपसे कहता है ये जो डिसीजन है हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक चेंज फुल साबित हुआ है। कौन सा डिसीजन? एलटीएल को इंट्रोड्यूस करना अलोंग विद एफटीएल। आपने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। अभी इस समय हम क्या कर रहे हैं, 15% ऑफ टोटल कंसाइनमेंट्स हमारा गुजरात का हमारे पास है, ठीक है, जो कि काफी अच्छा नंबर है और हमें एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो करेगा। लेकिन कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा है। तो हम लोग अपने क्लाइंटेल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। कहाँ एडवर्टीजमेंट करते हैं? हमने कहा स्पेसिफिक ट्रेड पब्लिकेशंस में मेंबरशिप लेते हैं, ट्रकिंग लोड बोर्ड्स वगैरह पे, जो कि हमें हेल्प करती है क्या, क्लाइंट्स फाइंड करने में ऑनलाइन। ट्रेड एसोसिएशन के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, हम इस तरीके से कर रहे हैं। और हमारा टारगेट कौन है? मैं फिर से बता रहा हूं, मिड साइज कस्टमर्स, ठीक है। क्यों? वो रेगुलर इंटरवल पे हमें गुड्स देते रहते हैं कुरियर के लिए। आपने कहा अच्छा, आगे एक चीज और रह गई इसमें, ऑल्सो जहां पे क्लाइंट मांगे हमसे, जब क्लाइंट मांगे, वैसे नहीं, हम सोच रहे हैं क्यों ना उन्हें ऑफर करें ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी सर्विस भी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करें। इसमें क्या होगा, हम ये बताएंगे कि देख भाई ऐसा है, तो यहां से वहां बेच रहा है, रास्ते में डैमेज के इतने % चांस है, इफ यू बुक इंश्योरेंस फ्रॉम अस या हमारे पार्टनर के थ्रू आप करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसकी हम बहुत ही स्मॉल फीस चार्ज कर रहे हैं, इनवॉइस वाली का बहुत स्मॉल फीस, ठीक है। अब हमें कुछ कहता है क्या, एलटीएल और एफटीएल के लिए सीनियर मैनेजमेंट ने क्या टारगेट किया? उन्होंने कहा कि देखो हमारे टारगेट्स क्या है, कॉस्ट हमारी रहेगी 500, रेवेन्यू रहेगा 800, 300 हम पर किलोमीटर चार्ज कमाएंगे। हमारा जो अकाउंट्स रिसीवेबल रहेगा उसका कलेक्शन पीरियड जो होगा वो कितने दिन होगा? 10 डेज के अंदर हमारे पास कैश आ जाना चाहिए। एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक कस्टमर पूरी जिंदगी में हमें कितना बिजनेस दे सकता है? 20 लाख या उससे ऊपर देगा, उससे कम नहीं देगा। मतलब हम छोटे कस्टमर के साथ डील नहीं कर रहे, जिससे हमें उम्मीद है कि कम से कम 20 लाख का बिजनेस देगा। वी आर डीलिंग विद दोज कस्टमर्स ओनली।
कहते सीनियर मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया कि अब हमें ट्रैक करने चाहिए नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी, अच्छा, ताकि हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सके। उन्होंने कुछ सीनियर मैनेजमेंट ने क्या किया, कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स दिए। आपने कहा कैसे, एफटीएल और एलटीएल के क्या है ये, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स दिए हैं किसके लिए, नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स के लिए। इनको भी पढ़ेंगे, सारे ऑपरेशनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लीज अग्रीमेंट, अब ये तो आ गया अकाउंट्स वगैरह का काम, मैं ये नहीं पढ़वा रहा, एफएम अकाउंट्स पता नहीं क्या क्या है। ऑपरेशनल चैलेंजेस पे मैं आ रहा हूं। इट हैज नाउ बीन अ फ्यू इयर्स सिंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफटीएल एंड एलटीपीएल शिपमेंट। आपने कहा अच्छा, और हमने क्या किया, 2 साल पहले एक थे मिस्टर आर वेंकटेश, उनको हमने हायर कर लिया मैनेज करने के लिए ट्रक्स को, ट्रक के ऑपरेशंस को हायर करने के लिए। अब ऑपरेशन टीम जो है ना, उसमें कौन कौन है, ट्रक ड्राइवर है, लोडिंग अनलोडिंग की लेबर है, आपने का मेंटेनेंस पर्सनल है, जो कि टोटल मिला के कितने लोग हैं, 20 लोग हो गए। अच्छा, आर वेंकटेश ने क्या किया, टीपीएम इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी तरीके से हम मेंटेन करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन तो है नहीं, सर्विसेज है, हम लोग जो भी रिसीव कर रहे हैं आइटम्स वो इंटैक्ट रहे, टूटे नहीं, खराब ना हो, कस्टमर पे एक्जैक्टली टाइमली पहुंचे, जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है हम वो प्रोवाइड करें। कहता है अच्छा, किस चीज के लिए, परफॉर्मेंस बेंचमार्क को मीट करने के लिए और सर्विस डिपार्टमेंट डिलीवरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। आपने कहा कि सर इन सब के चक्कर में एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई, ट्रक वगैरह को हम मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास बहुत कम टाइम है पीरियोडिक ट्रक मेंटेनेंस का, रिपेयर वगैरह का। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार डाउन टाइम कम से कम हो और डेड हेड भी ना हो, और ट्रक जो है ज्यादा से ज्यादा रोड पे रहे, ये तो बहुत जरूरी है। अब हमने क्या देखा, हमने कहा हमारे पास टीम कौन कौन है, हमने कहा देखो ट्रक ड्राइवर वगैरह है, मिस्टर आर वेंकटेश है, साथ में एक पर्सन है मिस्टर सोनी, उनका काम क्या है, ये सारे ट्रक्स को हैंडल करना है। 9 ट्रक की तो टीम है, 9 ट्रक्स में तो डील कर रहे हैं, तो एक मिस्टर सोनी रख लिए जिनका काम है मेंटेनेंस देखना। अब ड्राइवर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, जो कि टीपीएम के अगेंस्ट बाद में याद से पढ़ेंगे भी। ऐसे तो ड्राइवर के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको मतलब टायर तक बदलना नहीं आता, क्या अजीब बात है। उसके लिए भी वो किसके पास आ रहे हैं यार, हर चीज के लिए मिस्टर सोनी के पास, ये गलत है ना, मैंने आपको हिंट पे आंसर भी दे दिया। It has also been observed that R. Venkatesh was not always available to see truck loading process. अब इसके चक्कर में क्या होता है, कई बार ओवरलोड हो रहा था, ताकि हम जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकें, एक्सपीडाइट कर सकें डिलीवरी को। अब इसमें कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है, और कई बार कंपनी ना लेस फेवरेबल लाइट में आ जाती है। वो कैसे आती है अभी समझते हैं, अभी एक एनेक्सर देखेंगे उसमें समझ में आएगा कैसे आती। कहता है मैनेजमेंट ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, आर वेंकटेश से कहा तू भी अटेंड करना। अब कहता है उसने मैनेजमेंट ने, चेयरमैन ने कहना शुरू किया कि हम मानते हैं आपने टीक्यूएम इंप्लीमेंट किया, मगर इतनी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम क्यों आ रही है ट्रक की, जबकि टीक्यूएम लगा पड़ा है। अरे ट्रक तो इक्विपमेंट है, उसके लिए टीपीएम लगता है ना कि टीक्यूएम। एक हिंट दे रहा हूं अभी आंसर का, उसके लिए क्या लगता है, टीपीएम या टीपीएम या टीक्यूएम। टीपीएम इक्विपमेंट मशीन वगैरह के लिए क्या लगता है, टीपीएम लगता है। तो आर वेंकटेश ने कहा कि यार देखो मुझे नहीं लगता सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या जरूरत है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, और ऐसी एक्टिविटीज से ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह से टाइम बहुत लगता है, कॉस्ट बहुत लगती है, और मेरा पर्सन ट्रक नहीं चला पाता, मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रक को रोड पे रखना है, जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का कस्टमर को गुड्स डिलीवर करना है। अब एक न्यूज़पेपर की एनेक्स्चर दे रखी है, क्या है एनेक्स्चर मैं बता देता हूं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, हुआ क्या, गुजरात में अहमदाबाद एयरपोर्ट कुछ लोग जा रहे थे। अब नेशनल हाईवे लगता है 8 उसमें, जो कि मेन है सिटी से एयरपोर्ट का, लेकिन वहां पे बहुत ट्रैफिक जैम होने लग गया। हुआ क्यों ऐसा,
ट्रक जो था ना हमारा, वो 5:30 निकलना चाहिए था मॉर्निंग, हमारा ट्रक निकला 7:30, 2 आवर्स लेट। अब इसके चक्कर में जो सिटी ट्रैफिक था वो तो 8-9 o'clock से चालू होता है, लेकिन उनको उस समय मेन ट्रक का रश मिल गया। ट्रक जैसे दिल्ली में रात को ट्रक अलाउड है, डे में ट्रक अलाउड नहीं। तो आपने कहा बिल्कुल वैसे ही होता है कि यार सुबह सुबह निकाल के ले जाओ, तुम ये दिन में क्यों चला रहे हो, क्योंकि लोग सड़कों पे गाड़ी भी तो चलाएंगे, इतना बड़ा ट्रक आ गया खराब हो गया या कुछ भी हो गया तो रश बन जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके चक्कर में एक रिपल इफेक्ट आया और बहुत जबरदस्त ट्रैफिक आ गया। अब सिर्फ ट्रक होता तो चल भी जाता, इसको ट्रक और इसके एस्कॉर्ट्स के चक्कर में, क्योंकि ट्रक के साथ कुछ स्पेशल एस्कॉर्ट व्हीकल जाते हैं ताकि वो नेविगेट कर सके, आपने कहा इसके चक्कर में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत आ गई और लोगों ने इसके बारे में नोटिस करना शुरू कर दिया। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि यार ये क्या है, ये तो ट्रक टाइम पे नहीं चल रहा। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स छपने लग गई कि यार कंपनी का नाम इसका फ्रंट रनर है, इसके चक्कर में हम पीछे लैग हो रहे हैं क्योंकि ये तो देर से ट्रक निकालता है। अभी तक तो मेरा कुछ पकड़ में नहीं आया है ओवर वेट वगैरह, ओवर साइज वगैरह का, लेकिन आप भी जानते हो कि कुछ स्पेसिफिकेशन लिमिट है कि इससे ज्यादा वेट, इससे ज्यादा साइज लेके नहीं जा सकते। अब हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चंस देखते हैं, आइए। पेज 8 पे क्वेश्चन 1.3, एन एग्जाम्पल of value added service by FPL would be। वैल्यू एडेड सर्विस क्या होगा FPL का? अब इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, क्या वैल्यू एडेड सर्विस है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके लिए पहला तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या कहता है पहला, मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स फॉर ऑर्डर्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाइल वेटिंग द ट्रक टू बी फिल्ड अंडर LTL शिपमेंट। मेंटेनेंस जो है कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, वो भी गुड्स का मेंटेनेंस जो कि आपने एक्सेप्ट कर रखा है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। पीरियोडिक इंस्पेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ट्रक्स का, ये गुड्स का था मेंटेनेंस, अब क्या है ट्रक्स का। अरे ये सब करना ही क्यों पड़ रहा है, ये सब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। अब कंफ्यूजन आएगा आपको इसमें, और किसको आएगा, जिसने प्रॉपरली ये नहीं पढ़ रखा होगा टॉपिक। मैं एक बार भी आपसे ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का आंसर, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचोगे तो कर दो, लॉजिकल बात है। लेकिन मेरी एक राय, सजेशन है, अपना स्टडी मटेरियल ICAI का अच्छे से पढ़िए। आपको जो 40 आवर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है अच्छे से करिए। स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, सॉरी मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन अगर 1 मिनट सुन लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बात पूरी समझ में आएगी। स्टूडेंट्स को SCPM के क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, तो बहुत ही पुअर क्वालिटी पेपर आता है SCPM का, मतलब 3rd क्लास। आप भी जानते हैं सबके 80+ आ रहे हैं SCPM के, बहुत कम पढ़ने के बाद, क्योंकि लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स मिल गए कि ये पढ़ के चले जाओ, बच्चा वही पढ़ के जा रहा है और आंसर कराता है, तो बस उसको 2 मिनट में काम बन गया। मतलब वो लेबर नहीं करनी पड़ी जो पुराने कोर्स में पूरा पढ़ना पड़ रहा था, समझना पड़ा। अब IBS में क्या प्रॉब्लम है, IBS इज 4 आवर्स, लेकिन इसमें 1 आवर कहां वेस्ट हो जाता है, जस्ट इन सर्चिंग द टॉपिक। बुरा लगेगा बट आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, 1 आवर आपका कहां वेस्ट हो रहा है, जस्ट इन सर्चिंग द टॉपिक, बिकॉज ओवर देयर इन एग्जामिनेशन you won't be able to search the topic so easily। अब आप पहले मीनिंग समझोगे वैल्यू एडेड एक्टिविटी का, वैल्यू एडेड सर्विस का, पढ़ोगे। आप सोचो आपने एक बार को गूगल, मतलब गूगल तो होगा ही नहीं वहां पे, हाँ कई एग्जामिनेशन सेंटर पे आज भी चीटिंग बहुत इजीली हो जाती है, तो मैं उन एग्जामिनेशन सेंटर्स को तो नहीं लेके आता,
जहाँ पे मोबाइल फोन वगैरह आराम से बच्चे लेके चले जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत है, अनफेयर है बाकी स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन क्या करें, वहाँ के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। कई बार तो मेरे को हरियाणा का पता चला है कितने सारे सेंटर्स हैं। इंस्टीट्यूट को मैंने भी लिखा, लेकिन अब जब करेंगे कर देंगे, देखेंगे। मतलब कई बार अनफेयर लगता है कि यार जो बेचारा मेहनत कर रहा है, बेचारे ने मुंबई में पेपर दिया, दिल्ली में दिया या कहीं भी दिया, वहां तो फेयरली पेपर हो रहे हैं, बाकी जगह पे अनफेयर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि यार, क्योंकि आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी एआई आ गई हैं, तो मैं क्या बोलूँ। एनी हाउ, वापस आते हैं। तो अब आप इसका मीनिंग समझोगे वहां बैठ के, या फिर इसको आप जल्दी से आंसर करोगे, दैट विल बी द प्रॉब्लम। इसीलिए मेरी राय तो ये है कि आप बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आपको अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में दो चीजें, पहला, ऑफरिंग पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट्स फॉर अ फी व्हेन एवर रिक्वायर्ड, क्या ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी है? या फिर गुड्स डिलीवरी एट टाइम टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। अब देखो वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती कौन सी है, मैं आपको जरा कॉल एंड ड्यूटी, क्योंकि आप सबको कितना भी बोलना जरूरी थोड़ी पढ़ के आए हो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कॉल एंड ड्यूटी साहब ने जो बोला हुआ है वैल्यू एडेड और नॉन एडेड एक्टिविटी के बारे में। कहते हैं, यहां से पढ़िएगा, वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में। अदर डेफिनेशंस आर एन एक्टिविटी that is being performed as efficiently as possible, or an activity that supports the primary objective of producing output। अब अगर देखो, ये तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था भाई, मेरा काम क्या था, आप सोच के देखिए, व्हाट वाज माय वर्क, टू डिलीवर गुड्स। सो दिस इज नॉट अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी, दिस इज प्राइम जॉब। जैसे अगर मैं कार बनाता हूं, अब कार पे जरूरी नहीं है मैं पेंट करूं, कार अगर मैं आपको कार बेचता हूं तो जरूरी नहीं है मैं पेंट करूं, मैं आपको सीधे कार बेच देता हूं अनपेंटेड, बेच सकता हूं ना? हाँ बेच सकता हूं, आप खरीदेंगे ना? हाँ खरीदेंगे। लेकिन मैंने अगर कहा कि यार ये पर्सन पेंट के पैसे देने को रेडी है, तो मैं पेंट करके बेच दे रहा, व्हाइट रेड वॉट एवर कलर। तो आपने कहा ये एक्टिविटी एडिशन में है प्राइमरी एक्टिविटी के, है ना? एडिशन में है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स के, तो आपने कहा पेंटिंग ऑफ कार इज वैल्यू एडेड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इंजन पे या कहीं पे लोगो लगा दिया अपनी कंपनी का, आप कहोगे सर दिखावे के लिए लगाते हो तो फिर भी मैं उसके पैसे देने को तैयार हूं। इंजन पे कौन देखेगा कि आपका लोगो लगा हुआ है, उसके मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो वो चीज आपकी हो जाएगी, लोगों पे जो खर्चा हो रहा है, क्योंकि आप कस्टमर के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कहेगा मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो जाएगी। समझ में आया? तो आपने कहा सही बात है सर, इसी तरीके से हमें क्लासिफाई करना होगा वैल्यू और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अब आगे बढ़े, मैकेंजी 7S। अब आपसे कहता है बेस्ड ऑन अबव सिनेरियो एंड यूजिंग मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, which element should Front Runner Private Limited focus to ensure its strategic change to introduce LTL shipments in successful and meets customer expectations effectively। अब आप कहेंगे कि सर LTL को इंट्रोड्यूस करने को आप क्या लेके चलेंगे, क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है? बताइए। आपने कहा अच्छा, दूसरा क्या आप ये कह रहे हैं कि रोबस्ट सिस्टम आया है, इंप्लीमेंट करें उसको, इंप्लीमेंट करें रोबस्ट सिस्टम को ताकि हम ट्रैक कर सकें ऑपरेशनल मैट्रिक्स, इंप्रूव कर सकें डिलीवरी टाइम? क्या आप ये कहेंगे कि यार देखो लिंक करना किससे है, हमें एंश्योर करना है स्ट्रेटेजिक चेंज
कौन सा स्ट्रेटेजिक चेंज? इंट्रोड्यूस करने वाला LTL शिपमेंट, कि वो सक्सेसफुल हो और क्या करे, वो मीट करे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को। तो मॉडिफाई अगर ऑर्गेनाइजेशन करते तब होगा, या फिर सिस्टम को चेंज करें, ऑपरेशनल मैट्रिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करें, इंप्रूव करें डिलीवरी टाइम, तब होगा। या हमारे जो एजेंट्स हैं उनकी स्किल्स को इंप्रूव करें, या कंपनी की वैल्यू को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए या सर्विस ऑफरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लेके जाएं। देखो लॉजिकली हमें ऑपरेशनल मैट्रिक्स सही करनी चाहिए, सिस्टम में चेंज लाना चाहिए कि काम कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास देखो ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तब चेंज होता जब कोई हाइब्रिड फ्लैट या कुछ भी लगा रहे होते, वहां तो कोई चेंज नहीं, किसी भी तरीके से उसी तरीके से काम चल रहा है, तो वो हट गया। हमारे एजेंट्स के पास स्किल्स हैं, वो पकड़ रहे हैं काम, वो भी नहीं है, कंपनी पहले से ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए लगी पड़ी है। तो आप कहेंगे सिर्फ हमारे को क्या करना है, अपना सिस्टम मतलब जो इस तरीके से काम कर रहे हैं उसको रोबस्ट बनाना है, ताकि हम लोग प्रॉपर मैट्रिक्स ट्रैक कर सकें, हम ताकि डिलीवरी टाइम को इंप्रूव कर सकें। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट, मैच FPL's डिसीजन टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM के लिए आपसे कहा किस तरीके से है, देखिए पहला क्या है, टारगेट कस्टमर्स हु CLV इज 20 लाख और मोर। अब आपने कहा हमने कस्टमर को टारगेट करना है, मतलब ढूंढना है कि कौन कौन से कस्टमर है, कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वो क्या है 20 लाख या अबव है, तो कस्टमर को ढूंढना है, कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रक लोड, तो ये हो गया इससे लिंक, एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रक लोड बोर्ड्स ट्रेड पब्लिकेशंस। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। आपने कहा ऑन टाइम डिलीवरी विद निल टू मिनिमम डैमेज, आप ऑन टाइम डिलीवरी की बात कर रहे हो कि कम से कम आपका डैमेज हो या बिल्कुल डिलीवरी मतलब डैमेज ना हो। अगर ऐसा होगा ना तो कस्टमर हमारे पास ही रिटेन रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, क्यों, हमारे में डैमेज ही नहीं। और लास्ट आप कहोगे पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस जो हम चालू कर रहे हैं वो कस्टमर को हम एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, नई नई चीजें दे रहे हैं ताकि कस्टमर हमारे पास ही जुड़ा रहे और नए नए प्रोडक्ट हमसे लें, जो कि ये नए प्रोडक्ट्स हैं। आगे तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 1 का 3, 2 का 1, ये A, 3 का 2, A हो जाएगा, A हो जाएगा। इसके बाद 1.6 पढ़ते हैं ध्यान से, कहते हैं मैनेजमेंट विशेस टू लिंक बिजनेस स्ट्रेटेजी विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। As a management consultant of the company, you plan to prepare the above information. You plan to present the above information, applying the performance pyramid model suggested by Lynch and Cross. अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, आप कहोगे सर ये रहा, ये इसमें क्यों दिखाऊं, मैं इसमें दिखाता हूं ना क्या कर रहा हूं। ये रहा, ये आपका स्टडी मटेरियल है SCPM का, पेज नंबर 9.29 पे आपको परफॉर्मेंस पिरामिड मिल जाएगा। अब मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो आपको ये समझने में दिक्कत आएगी पेपर के अंदर, अगर ये मान लीजिए यही क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आता है कि आखिरकार परफॉर्मेंस पिरामिड होता क्या है। पक्का ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो ब्रीफ दूंगा, लेकिन डिटेल में पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा भी। अब या तो आप इंस्टीट्यूट की क्लास लीजिए या मेरी मेन क्लास लीजिए, कुछ भी करिए, या स्टडी मटेरियल ध्यान से पढ़िए, आपको पढ़ना डिटेल में पड़ेगा।
शॉर्टकट से आप एससीएम का पेपर तो निकाल सकते हैं, मगर आईबीएस के पेपर में आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आईबीएस डिटेल में पढ़िए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। हम टॉप पे बैठे, हम कॉर्पोरेट, मान के चलिए हम कंपनी के ओनर हैं, हम टॉप पे बैठे, हमारे लिए दो लोग इंपॉर्टेंट है बस इसमें परफॉर्मेंस पिरामिड, एक कस्टमर्स, एक शेयर होल्डर्स। बाकी स्टेक होल्डर्स पे हम ध्यान नहीं देते, मतलब कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है स्टेक होल्डर, आप कहेंगे आपकी सोसाइटी हो सकती है, कोई भी, किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू करते हैं डिविजन्स के, एसबीयू के। तो बिजनेस यूनिट्स के लिए, जैसे एसबीयू बिजनेस यूनिट है, आपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाए मार्केटिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस से क्या हो सकते हैं, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केटिंग से क्या हो सकते हैं कि आप कितनी सेल्स करो, कितना ग्रोथ होगा, ये सब। ग्रोथ फाइनेंस में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, आपका एडवर्टाइजमेंट कितना रहेगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन कितना रहेगा, ये सारी मार्केटिंग में आ जाएगी। अब हमने क्या किया है, हर एसबीयू के ऊपर ये कर दिया। अब इसके बेस पे हर डिपार्टमेंट के अंदर हम बिजनेस ऑपरेशन सिस्टम्स, मतलब प्रोसेसेस वगैरह तैयार कर रहे हैं और उनके लिए स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। स्ट्रेटेजीज वगैरह किस चीज के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। उस पर भी ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे कि हमारा इस तरीके से होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड आता है, मतलब पिरामिड में आपका मार्केट में भी आता है और वो फाइनेंस में भी आता है। फ्लेक्सिबिलिटी के तीन मीनिंग होते हैं टिपिकली, स्पेसिफिकेशन, वॉल्यूम रिलेटेड और टाइम रिलेटेड। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकेशन रिलेटेड मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड के हिसाब से चेंज कर सके जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो। आपने कहा वॉल्यूम, ज्यादा अगर कस्टमर मांगे तो हम ज्यादा बना के दे सके, कम मांगे तो कम बना के दे सके, 1 यूनिट मांगे तो 1 बना के दे सके। और तीसरा तीसरा आपने कहा टाइम, जल्दी अगर गुड्स डिलीवर करनी हो तो जल्दी कर सके, देर से बोले तो देर से। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने कहा ठीक है। और प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं बेटर से बेटर, मतलब मिनिमम वेस्ट, हायर एफिशिएंसी, आप कहेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये है हमारा प्रोडक्टिविटी। अब हमारा जो डे टू डे ऑपरेशन है, मतलब आप कहेंगे कॉर्पोरेट विजन वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह तो टॉप पे थी, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे उन्होंने बनाई थी। अब उसके बेस पे हम नीचे तक आ गए, लोअर लेवल मैनेजमेंट तक आ गए, मतलब डिपार्टमेंट में अब हम डे टू डे ऑपरेशंस पे आ गए। वहां देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाए। डिलीवरी टाइम पे है, ये दोनों किस में आती है, मार्केट के अंदर, है ना। अच्छा सॉरी, साइकिल टाइम, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम वगैरह मिनिमम हो और वेस्ट आपका मिनिमम। अगर ये लोग ये सब मिनिमम होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या साइकिल टाइम मिनिमम होगा और वेस्ट मिनिमम होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप कहोगे फ्लेक्सिबल भी हो पाएंगे। अगर हमारे पास साइकिल टाइम मतलब कम टाइम में हम प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे तो हम फ्लेक्सिबल भी तो हो पाएंगे। आपने कहा बात तो सही है। अच्छा, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी कस्टमर सेटिस्फाई होगा, डिलीवरी टाइमली होगी कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और इन दोनों की वजह से हम लोग, अब जैसे डिलीवरी है, अगर हम जल्दी कर सकते हैं, देर से कर सकते हैं, जब चाहे कस्टमर उस समय कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी पॉसिबल है, तो उसकी वजह से भी हम फ्लेक्सिबल हो गए, है ना। तो ये हमारा, ये पूरे ऑपरेशंस पे इंपैक्ट डालता है, ऊपर से लेके नीचे तक हमने पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड। ये मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दी। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने कहा कि सर सही है, आपने कर दिए 4 लेवल हैं, चारों के अंदर आपने बता दिया, ठीक है। अब आपने कहा कि सर अब इसी चीज को आप हमारे से लिंक करिए, क्वेश्चन से लिंक करिए जरा। मैंने कहा देख लेते हैं जरा। कहता है अब लिंक करना है बिजनेस स्ट्रेटेजी को डे टू डे ऑपरेशन से। अब कहता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट आए आप कंपनी के, आपने अप्लाई करना है परफॉर्मेंस पिरामिड जो लिंच एंड क्रॉस ने बोला था। अब आपको कौन कौन से लेवल की बात की है, सिर्फ लेवल, पहले पॉइंट पे हूं मैं। कहता है लेवल 1 और लेवल 2 की बात करो, सिर्फ फर्स्ट 2 लेवल्स, लेवल 3 लेवल 4 की बात नहीं कर रहे। डे टू डे मतलब आप यहां पे रुक रहे हैं, ऊपर लेवल 1 और लेवल 2, 1 2, ठीक है। कहता है अच्छा कॉर्पोरेट विजन एंड मार्केट एंड फाइनेंशियल विजन, उसने साफ बोल भी दिया हमें कॉर्पोरेट विजन और मार्केट एंड फाइनेंशियल तक करना है। दैट कंपनी प्लान्स टू फॉलो टू सस्टेन बिजनेस, कंपनी ने क्या प्लान किया है
इन दोनों के अंदर, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके, सस्टेन हो सके। क्या प्लान किया आपने जो डेटा इंफॉर्मेशन पढ़ी उसके हिसाब से? ब्रीफली एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ डिसीजंस टेकन एट मार्केट एंड फाइनेंशियल बिजनेस लेवल। आपने कहा कि सर इन डिसीजंस का रेशनल भी बताइए मार्केटिंग और फाइनेंशियल लेवल पे। अच्छा, साफ बोला उसने, नीचे की बात नहीं की। अब नीचे की बात कर रहा है, आगे देखिए। क्लासिफाई ऑपरेशनल लेवल्स, अब ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहा है। अब उसने मेजर्स बोले A to F, मैंने नहीं पढ़वाए थे उसमें, क्वेश्चन में दिखाए थे मैंने। अब उसने कहा इन चारों में क्लासिफाई करना है, क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम एंड वेस्ट मैट्रिक्स में, और उसको लेवल 3 से फिर लिंक करना है। ऑल्सो लिंक टू लेवल 3 ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी से लिंक नहीं करना, सिर्फ किससे करना है? कस्टमर प्रोडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी से हो रहा होगा तो वो भी कर देंगे, लेकिन इसने मांगा नहीं, मैं क्लियरली बोलूं, मांगा नहीं। ब्रीफली एसेस हाउ G एंड H इंपैक्ट बिजनेस, ये भी बताओ कि कैसे G और H इंपैक्ट कर रहा है बिजनेस। अब देखो यहाँ पे B और C पार्ट के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये रहे ABCD, ये दिख रहे हैं आपको, A से H तक सारे मेजर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन ने हमें दिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी थ्योरी का क्वेश्चन आए आपको आईबीएस में करना क्या है। देखो आईबीएस जो है ना, सच बताऊं, थोड़ा सा परेशान वाला करने वाला पेपर है। रीजन क्या है? स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर को ऊपर से पढ़ते हैं। आपको गलती से भी क्वेश्चन पेपर ऊपर से नहीं पढ़ना। आप अगर ऊपर से कहानी पढ़ोगे तो बिलीव मी, देखो 4th पेज तक तो आप ये देखिए कहानी ही चल रही है, फिर आप क्वेश्चन पेपर नहीं कर सकते। इवन इफ यू वांट टू, यू कैन नॉट। 4 hours will be less time, to be very frank. What you need to do is, in the examination, you just need to go through the questions first, read them, understand them, read them again, read them twice, मतलब 2 बार क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए क्या क्या है। अब इसको समझने के बाद अब पूरी कहानी की स्टडी की पढ़नी शुरू करिए, और जब कहानी पढ़ते जाए उस कहानी में लिंक करते जाइए क्वेश्चन को वहां से, कि अच्छा ये यहाँ पे पढ़ा था, इसको यहाँ पे क्वेश्चन में मांगा, इसको यहाँ पे। आपको पता चलेगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको केस स्टडी का मीनिंग समझाने के लिए दी गई थी, जो कि आपके क्वेश्चंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। सो यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर पोर्शन। मतलब अब आपको बाकी बचे हुए पोर्शन पे ही ध्यान देना है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आप अच्छा करेंगे, और अगर आप जबरदस्ती शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिलीव मी यू विल सफर। सो क्वेश्चन आपने नीचे से पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, बाद में केस स्टडी पढ़नी है, और कोशिश करनी है हम सर्च कर सकें क्वेश्चंस को, है ना। सेकंड, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो हम कोर सब्जेक्ट्स पे 1 से पेपर 5 तक तो ध्यान देते हैं। गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लॉ और SCPM पे कम ध्यान दे रहे हैं। इट मे कॉज प्रॉब्लम टू देम, इट मे बी प्रॉब्लमैटिक टू देम। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि SCPM और लॉ भी पेपर में इक्वल पार्ट रख रहे हैं, और वहां पे वो ध्यान से पढ़ के नहीं आ रहे। ठीक है, चलो अब बाकी आपकी मर्जी है। कॉर्पोरेट विजन। अब कॉर्पोरेट विजन के बारे में क्या बोला इसने, जैसे आंसर भी दिया, इसने अपनी तरफ से एक विजन बना के दिखाया आपको इसी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ने तो कोई विजन दिया नहीं था, और आपको स्ट्रेटेजी या विजन बनाना था। आपसे साफ कहा था, क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट दी है, तो अब कैसे करें, लिंक करें कैसे? तो आपको खुद अपनी तरफ से एक विजन, मिशन वगैरह स्टेटमेंट बना के रखनी होगी, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपने पढ़ रखी है SM के अंदर विजन, मिशन वगैरह, मैंने भी पढ़ा है आपको यहाँ पे SCPM। लेवल 2 मार्केट रिलेटेड अलग है, और आपका फाइनेंशियल मेजर्स अलग है। अब जो मार्केट रिलेटेड है, अब आप कहोगे कि सर देखो जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट किया था, है ना, ताकि पेनिट्रेट कर सके मार्केट को, आपने हर तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया है, आपने मिड साइज कंपनीज को टारगेट किया है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, और एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे पैकिंग ऑफ आउटबाउंड शिपमेंट या ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस। ये सारी चीजें आपके आएंगी मार्केट रिलेटेड।
ठीक है। और क्यों आएंगी? क्योंकि ये कस्टमर को वैल्यू प्रपोज करके दे रही है ना। अच्छा, अब इससे क्या होता है, कस्टमर का मतलब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारा मार्केट शेयर ग्रो होगा, या एटलीस्ट वो तो रहेगा ही, कम नहीं होगा ना एटलीस्ट, क्योंकि हम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब भाई फाइनेंशियल मेसेज, तो पहली चीज तो हमने पढ़ी थी कि यार 300 रुपी पर किलोमीटर हम कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है, हम सिर्फ उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जिसका 20 लाख या मोर से ज्यादा क्रेडिट वर्थीनेस है, और 10 दिन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी बिल सेटलमेंट हो जाए, ताकि हमारा ऑपरेशंस, हमारा लिक्विडिटी रेशियो अच्छा खासा रहे और हमारे को कैश क्रंच ना आए। आपने कहा ठीक है सर, यहां तक हमारा। अब देखो, इसके लिए आंसर क्राफ्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। आंसर, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई बुक के अंदर से आंसर नहीं लिख सकते। कई लोग गलती क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सर व्हाट वी नीड टू डू इज वी शैल गो एंड रेफर द बुक एंड वी शैल जस्ट कॉपी व्हाटएवर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर बुक। स्टडी मटेरियल में यहाँ लिखा था ना, कहाँ गया? लेट मी शो इट टू यू। ये था ना, व्हाट दे थिंक इज लेट अस जस्ट कॉपी दीज 4 पॉइंट्स एंड वी विल गेन फुल मार्क्स। आई एम सॉरी टू से यू वोंट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, बहुत पिंच कर रही होंगी, कुछ लोगों को नाराजगी भी आ रही होगी मुझसे, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो टोटल आपके भले के लिए बोल रहा हूं। और ऐसे में तो नाराजगी आनी ही है, क्योंकि बात बुरी लगती है, जब भले की बात सुनते हैं तो कड़वी दवा होती है ना। कोई बात नहीं, नाराजगी निकाल लेना, मेरे पे कोई फर्क नहीं। ठीक है। अब बारी आई, ये जो आपसे कहा था ऑपरेशनल मैट्रिक्स, इसको लिंक करना है किसके साथ? कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी के साथ। यही था ना, पहले तो हमें बताना था सबसे नीचे ऑपरेशंस के अंदर किस किस में। आपने कहा था कि सर क्वालिटी, डिलीवरी, क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्ट, इन 4 पे लेके जाना है। और उसके बाद किस पे लेके जाना है? कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी। पहला यहां से पढ़िए, कस्टमर क्लेम्स फाइल्ड फॉर डैमेज्ड गुड्स, एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंट ऑफ शिपमेंट। अब देखो, अगर आपने एक मैट्रिक इंट्रोड्यूस किया कि कितने कस्टमर क्लेम मेरे पास आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स भी, और परसेंटेज, टोटल का कितने परसेंट है। हो सकता है टोटल का परसेंट बहुत कम हो, इसीलिए परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे ये हमारी सर्विस की क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर फोकस करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है या नहीं। और अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा। तो ये आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है। इसके बाद बी, टाइम टेकन टू रिजॉल्व दी अबव क्लेम्स, ऊपर दिए गए क्लेम्स को रिजॉल्व, जो भी क्लेम्स हैं, कितने दिन लगे कस्टमर के फाइलिंग ऑफ क्लेम से। मतलब कस्टमर ने क्लेम फाइल किया कि मेरे ये डैमेज आया है, देखो इसका पैसे वैसे दो, उसको रिजॉल्व करने में आपने कितने दिन लगाए। अगेन ये आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कस्टमर को सर्व करने की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। सही है या नहीं? आपने कहा सही बात है सर, ये भी क्वालिटी की बात है, अभी भी डिलीवरी की बात नहीं आई है। आपने कहा ठीक है, ये भी क्वालिटी और ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब बात आई सी, डिले इन डिलीवरी, उसने खुद ही बोल दिया डिले इन डिलीवरी। अब आपने कहा लेवल 4 पे पहले था क्वालिटी, दूसरा था डिलीवरी, अब डिलीवरी पे आ गए। बियॉन्ड एग्रीड डिलीवरी टाइम, परसेंटेज ऑफ शिपमेंट में कितने शिपमेंट टाइम से बियॉन्ड जा रहे हैं, ये डिलीवरी पे है। तो आप कहेंगे ये क्या है? डिलीवरी ऑफ सर्विस। और ये भी किसके अंडर आता है? आप देखिए किसके अंडर आ रहा है। आपने कहा कि सर ये आपका दो ही हमारे को लेके चलने हैं। एक मिनट को, हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो लेना ही नहीं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेना, तो डिलीवरी और क्वालिटी दोनों किसके अंदर आएंगे? कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और साइकिल टाइम और वेस्ट किसमें आएंगे? प्रोडक्टिविटी में। ठीक है ना। इसके बाद नंबर ऑफ डेज ट्रक वॉज नॉट ऑन द रोड ड्यू टू मेंटेनेंस और इनसफिशिएंट लोड, कितने दिन ट्रक रोड पे नहीं था, क्यों नहीं था? चाहे वो मेंटेनेंस के चक्कर में हो या फिर आपने कहा सफिशिएंट लोड नहीं था, मतलब डेड हेड वगैरह या कुछ भी रीजन थे। आपने कहा कि ओ माय गुडनेस, ये तो वेस्ट हो रहा है, मेरे रिसोर्स खराब हो रहे हैं,
मेरा ट्रक खाली है, मेरा ट्रक चल नहीं रहा, ये वेस्टेज है, तो आप कहेंगे ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, और ये ऑब्वियसली वेस्ट किस में आता है, प्रोडक्टिविटी। एवरेज टाइम टेकन टू गेट एक्सक्लूसिव एफटीएल ऑर्डर एज वेल एज फुल ट्रक लोड अंडर एलटीएल डेज, कितने दिन लग रहे हैं पूरी तरह एफटीएल के ऑर्डर के लिए और एलटीएल के लिए। आपने कहा ये तो साइकिल टाइम हुआ ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में क्या होता है, कब आपने गुड्स ऑर्डर रिसीव किया, कब बना के दिए, वैसे ही यहाँ पे है, आपको कितने दिन में आपके पास ऑर्डर आ रहा है, कितने दिन में आप डिलीवर कर पा रहे हो, हर चीज। तो आपने कहा ये सब क्या है, ये साइकिल टाइम में आता है, और साइकिल टाइम किस में आता है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करना चाहिए कि 4 डेज आपका यहाँ पे एफटीएल में चल रहा है, 3 डेज आपका एलटीएल में चल रहा है, ये सब आप समझा सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन डेड हेड्स किलोमीटर्स में, अब डेड हेड के बारे में क्या बोला, आपसे कहता है कि कितने किलोमीटर ड्यूरिंग जनवरी व्हेन ट्रक हैड नो लोड टू कैरी। आप कहेंगे कि सर ध्यान से देखिए, कितने किलोमीटर, आप कहोगे कोई लोड नहीं था, ये फिर से क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट किस में आ रहा है, आपने कहा कि सर वेस्ट मेरा आ रहा था प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आप कहोगे कि यार यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, हमारे लिए इसको मिनिमम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेड हेड भी हो गया। अब लास्ट 2 के बारे में क्या बोला था, लास्ट 2 के बारे में उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। ब्रीफली असेस हाउ मेजर्स जी एंड एच इंपैक्ट बिजनेस। अब उसने कुछ नहीं बोला, बस जी और एच को बताना है कि कैसे इंपैक्ट कर रहा है बिजनेस। वो एक्चुअली ना फ्लेक्सिबिलिटी पे इंपैक्ट डाल रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी उसने पहले कवर नहीं किया था ना। अब कहते हैं देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स। मैंने आपको 3 तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी बताई, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड, टाइम रिलेटेड और क्वांटिटी रिलेटेड। स्पेसिफिकेशन में क्वालिटी भी आ जाती है। अब आपने कहा कि सर यहां पे हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, मैं चाह के भी ज्यादा यूनिट्स नहीं बेच पा रहा, क्यों, मेरे पास ट्रक की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं। ये इश्यू क्या है, बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, मेरे को बिजनेस में ध्यान रखना है, अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं रहा तो मार्केट ग्रोथ तो छूटेगी, मार्केट शेयर तो छूटेगा ही, छूटेगा, साथ में प्रॉफिट भी छूटेगा, बिजनेस भी छूटेगा। क्यों, ये कस्टमर कल को कहीं और जाएगा, और साथ में जो कमा रहा था वो भी छूट गया। तो ये मार्केट पे भी इंपैक्ट डाल रहा है और फाइनेंस पे भी, ये पूरी बातें क्या नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद आया अगला, एबिलिटी टू डिलीवर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग क्लाइंट्स गुड्स अंडर एलटीएल सिस्टम। कहता है देखो 7 days के अंदर हम लोग डिलीवर करते हैं जब से रिसीव हुआ है, परसेंटेज ऑफ शिपमेंट अंडर एलटीएल। अब हमें देखना है कि यार कितनी बार हम डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आपने कहा कि सर देखो एलटीएल सिस्टम के अंदर हम कितने परसेंटेज को डिलीवर कर पा रहे हैं 7 days के अंदर, अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर से हम फ्लेक्सिबल नहीं है, फिर से हम फ्लेक्सिबल नहीं है कि जितने हम कर पाए। आपने कहा कि सर 3 तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब आपने कहा कि सर यहां पे स्पेसिफिकेशन रिलेटेड नहीं है, मैं वॉल्यूम रिलेटेड, अगर मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है या अगर मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, मैं उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहा, दैट मींस आई एम नॉट फ्लेक्सिबल एज पर द कस्टमर नीड्स। वो कह रहा है मेरे को 7 days में दो, मैं नहीं दे पा रहा, तो मेरे को, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं। तो आपको ये पूरी कहानी लिख के आनी है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, उसको डिटेल में समझा के आना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 3 दिन तो ऑर्डर आने में लग जाते हैं, 4 दिन में डिलीवर करना है, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इस क्वेश्चन के बाद, अभी पूरा नहीं हुआ है, सॉरी, आई एम सॉरी। 1.8 कहता है सजेस्ट अ फ्यू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशंस अराइजिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रक्स। आपसे पूछता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट्स क्या है। आपको क्या क्या दिमाग में रखना है यार, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन से क्या दिक्कत आ रही है।
आप कहोगे कि सर देखो, अभी आपने पढ़ा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन के चक्कर वो टाइम पे नहीं निकल पाता, लेट निकलता है, तो लोग नोटिस कर रहे हैं, पता चलेगा कल को हमारे ओवरलोड ट्रक पकड़े जाएंगे तो फाइनेंस का नुकसान होगा, क्योंकि फिर हमारे को क्या है, फाइन लगेंगे, गवर्नमेंट ट्रैफिक चालान वगैरह कटेगा कि नहीं कटेगा। इंश्योरेंस कंपनी, कल को एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी, वो कहेगी कि भाई तुम तो ओवरलोड करके चला रहे थे, अलाउड नहीं है, तो वो भी हमारे को झेलना पड़ेगा। हमारा नाम अलग खराब हो रहा है प्रेस वगैरह में, लोग कह रहे हैं इनको, इनके चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं, हमारी रेपुटेशन पे इंपैक्ट आ रहा है। आपने कहा कि सर क्योंकि हमारा कॉन्वॉय देर से निकलता है तो हो सकता है पुलिस रोक के बैठ जाए कि तुम रुको, पहले औरों को नॉर्मल ट्रैफिक के जाने दो, अब इसके चक्कर में 7 डेज में हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस छूटेगा। तो ये सारी फैक्टर्स आपको लिख के आने हैं कि भाई देखो इसके चक्कर में हमारे पे क्या क्या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन की वजह से क्या क्या फाइनेंशियली और क्या क्या नॉन फाइनेंशियल, जैसे इंश्योरेंस वाला पैसे नहीं देगा, रेपुटेशन रिस्क पे है ना, ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है कि कौन सा फाइनेंशियल है कौन सा नॉन फाइनेंशियल, आपको ये लिख के आना है। Identify the error in R. Venkatesh current management of operations by implementing TQM. आपने क्या किया, आपने सिर्फ TQM लगाया और TQM के अंदर आप TPM नहीं लगा रहे। आप कह रहे हैं मैं तो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा हूं, किस चीज के लिए, गुड्स को अच्छे से कस्टमर को देने के लिए, बहुत अच्छे से मेरे ऑपरेशन स्मूथली वर्क करे, मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं। लेकिन जब तक इक्विपमेंट सही नहीं चलेगा, मतलब ट्रक ही सही नहीं चलेंगे, खराब होते रहेंगे, आप कैसे डिलीवर करोगे, उनको तो आपने निगलेक्ट कर दिया। आप सोच रहे हो खूब अच्छे से पैकिंग करूं, खूब अच्छे से इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करूं, सब कुछ करूं ताकि कस्टमर के पास बिना डैमेज के गुड्स पहुंच जाए, टाइमली पहुंच जाए, लेकिन जब तक इक्विपमेंट ही नहीं चलेगा पहुंचाओगे क्या खा। एडवाइज द लीन मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट R. Venkatesh can implement to address the issue of unexpected breakdown of truck। कौन सी है, टीपीएम। आपने कहा टीपीएम, जी हाँ ये रहा टीपीएम। आपको इसके बारे में समझा के आना है ब्रीफ में कि यार ये देखो टीपीएम जो होता है इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है, ये हमें फॉलो करना है, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आपने कहा ठीक है सर। और how the lean management philosophy aligns with support and supports the objective of TQM। अब जैसे टीपीएम है, टीपीएम में देखो, अब जैसे अगर आप नोटिस करें कई सारे पिलर्स होते हैं, 8 पिलर्स होते हैं, 5S इसका बेस होता है। अब पहला पिलर देख लो, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, मतलब ट्रक ड्राइवर्स जो हों वो खुद छोटे मोटे रिपेयर कर सके, चाहे वो ट्रक का टायर चेंज करना हो, ऑयल चेंज करना हो, कुछ छोटी मोटी रिपेयर हो, उसके लिए मिस्टर सोनी को ना बुलाएं, ये होना चाहिए, ये टीपीएम है। अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो मिस्टर सोनी सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अगर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करेंगे, अब क्या होगा, टीपीएम जब सही से चलेगा तो आपका ट्रक रोज रोज खराब नहीं होंगे, या खराब होंगे तो जल्दी से सही हो जाएंगे। जो मेजर फॉल्ट होगा उसी के लिए मिस्टर सोनी होंगे, अदरवाइज तो अपने आप जल्दी से सही हो जाएंगे। अब आप अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स को तो अब तो कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। पहले क्यों नहीं कर सकते थे, आप टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहे। अब कुछ भी सोच लो, जब तक इक्विपमेंट सही नहीं होगा, आपने सोचा कि मैं बढ़िया से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, आपने सोचा खूब अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाऊंगा, बिल्कुल डिफेक्ट नहीं रखूंगा, अरे इक्विपमेंट ही नहीं सही चल रहा, अपने आप डिफेक्ट आ रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा फिर। यहां पे ट्रक ही सही नहीं चल रहा तो तुम्हारे डिफेक्ट अपने आप बन रहे हैं, टेढ़ा मेरा ट्रक रोज खराब हो रहा है, गड्ढों में खराब होता है या कुछ भी होता है जिसकी वजह से देर से पहुंचती चीज, मान के चलो पेरिशेबल है, वो खराब हो जाता है, तो अल्टीमेटली टीक्यूएम तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। तो दोनों हैंड इन हैंड होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ये कहने का पर्पस। अब आपका क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया, आपका 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आरटीपी का हो गया। अब इसमें एक बात सुनिएगा, एक एडिशनल चीज कॉन्सेप्ट इनसाइट के नाम से इन्होंने डाली है, मेरे सजेशन रहेगा आप प्लीज पढ़िए इसको। ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है लेकिन कल को आ सकता है। कैसे आ सकता है,
इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इनसाइड जो डाला है, ये बिजनेस मॉडल कैनवस है, आपका चैप्टर 1 के अंदर स्टडी मटेरियल। आप उसको दोबारा रेफर करिए और इसको देखिए कि किस तरीके से बिजनेस मॉडल कैनवस को बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से लगाएंगे, कल को अगर वन को आ गया तो कैसे बनाओगे। और ये गलतफहमियां दूर कर लो कि यार वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो उसका काम खत्म हो गया, अब आगे काम में नहीं आएगा, तुम्हारे कहीं भी आ सकता है। देखो तुम्हारे को आरटीपी तो करा रहा हूं ना मैं, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करा रहा, है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी 2 पे आ रहे हैं। अब केस स्टडी 2 क्या है, इसके अंदर क्या था, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर है, काफी लंबी चौड़ी केस स्टडी है और हमारे लिए मेजर पोर्शन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पेज है। मैं आपको बता देता हूं, बाकी चीजें हमारे लिए कम यूजफुल हैं, अगर होगी तो नीचे क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। मेरे को जितना याद आ रहा है सिर्फ यही है, बाकी सब्जेक्ट्स की है। 2 चीजें हैं, एक मैं आपको पेटेंट का मतलब बता देता हूं। जैसे पेटेंट में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास, मैंने रिसर्च कराई, मेरा नाम एक्स कंपनी है, मैंने रिसर्च कराई और मैंने बहुत से 100 करोड़ रुपए लगा दिए रिसर्च पे, और मैंने क्या पाया, अगर आप ये मेडिसिन खा लोगे तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। मान लेते हैं आ गया रिसर्च में, मैंने इसके बेस पे डेवलप करा के मेडिसिन बना ली, पेटेंट ले लिया। पेटेंट लिए उससे क्या फायदा होगा, पेटेंट से फायदा ये है, से 20 इयर्स का मुझे पेटेंट मिला तो 20 साल तक मैं इस सेल को, जो भी मेडिसिन है उसको बेच बेच के आपको दूंगा, और मैं ही बना सकता हूं और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इसका पेटेंट मेरे पास है, कोई और नहीं बना सकता। अब आपने कहा कि मतलब फिर आप महंगी प्राइस रखोगे सस्ती, मैंने कहा मैं तो रखूंगा महंगी, क्योंकि मेरे को 100 करोड़ जो मैंने इन्वेस्ट किए थे रिसर्च पे वो भी तो निकालने, वरना मैं रिसर्च क्यों करूंगा। अगर मैं सस्ते में 2-2 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, मेरी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। मुझे मालूम है इसके लिए सब लोग पैसे देंगे ना, तो मैं ज्यादा चार्ज करूंगा, मैं कहूंगा 2 पैसे, मैं क्यों सस्ते में दूं। अब क्योंकि मैं इसको ज्यादा चार्ज करूंगा, 20 ईयर्स तक मैं अच्छे से कमा लूंगा। इसीलिए आप नोटिस करिए कैंसर या जितनी भी बड़ी आपके डिसीजेस हैं उनकी मेडिसिन एक्सपेंसिव आती हैं। और जितनी जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती है, जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो फॉर्मूला ओपन टू ऑल हो जाता है। आफ्टर 20 ईयर्स this medicine formula will be open to all and anybody can produce it. For example, पैरासिटामोल नाम की मेडिसिन जो फीवर के लिए होती है, वो डोलो कंपनी भी बनाती है, क्रोसिन भी बना रही है, सिप्ला भी बना रही है, और सब एक ही है। सिप्ला का पैरासिप के नाम से है, डोलो आपने खाई होगी, तो आप ये कहेंगे सब पैरासिटामोल है। एग्जैक्टली कोई अंतर नहीं है किसी भी तरीके से, एवरी कंपनी सेम सॉल्ट, सेम एवरीथिंग। अब क्या है, अब नेचुरल सी बात है, दीज आर जेनेरिक। क्यों, क्योंकि सबको ओपन कर दिया हमने फॉर्मूला। अब यहां पे एग्जैक्टली यही सिचुएशन है कि हमारी एक कंपनी है जो कि हम लोग सूरज फार्मा के नाम से है और पेटेंट के हिसाब से चल रही है, हमारा बहुत बड़ा R&D वगैरह का है, ये सब आप पढ़िएगा कहानी, ठीक है। और हम एक ड्रग की बात कर रहे हैं, हम RIFMN, ठीक है। अब आपने कहा कि सर, और ये याद रखिए जब वो जेनेरिक बन जाती है तो हमें सस्ते में, हमें भी, अगर हमारी मान के चले कंपनी है एक्स जिसने ये मेडिसिन बनाई थी, आफ्टर 20 ईयर इट विल बी चीप, मैं सबको सस्ते में ही दूंगा, क्योंकि सबके पास आज की डेट में कोई भी बना सकता है, तो उस समय तो मैं भी सस्ते में दूंगा, लेकिन अभी फॉर 20 ईयर्स आई विल चार्ज मोर, बिकॉज मेरे को अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा निकालना है। तो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है, नहीं तो रिसर्च ही नहीं करेगा कोई, ठीक है। और गवर्नमेंट कितनों को पैसे दे देगी रिसर्च के लिए, कोई लेके भाग गया तो अब यहां से ये जो पैरा पेज नंबर है आपका 13, इससे हमारे को मेन पढ़ना है। और ये पैरा है कहां का मैं बता दे रहा,
एक्चुअली जो ओल्ड कोर्स था, ओल्ड कोर्स में, ओल्ड कोर्स मतलब SCMP की बात कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें, मई 2021 RTP का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो क्वेश्चंस नहीं आ सकते, आ सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि उस पर केस स्टडी नहीं बन सकती, बन सकती है। मतलब SCMP, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SCPM, आई एम टॉकिंग अबाउट SCMP। आप देखिए नाम भी वही है। आप अगर सोचे वन ऑफ द ड्रग्स RIFMN इज एन एंटीबायोटिक डिजीज, जो भी है, वन ऑफ द दिस इज दिस सॉल्ट एक्स, यहां देख लो सॉल्ट एक्स 367 वही है या नहीं? तो अब पॉइंट ये है कि देखो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जी वो तो सब्जेक्ट हट गया, कि SCPM तो अब काम का नहीं है। हाँ, इसी तरीके का क्वेश्चन ये बेसिकली प्राइसिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल पे है। मैं आपको इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल पे चैप्टर 6 दिखा रहा हूं, पेज नंबर 6.37। इन्होंने थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी डाल रखा है एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, इसमें ये आपको पढ़ना है घर पे। मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ और किस तरीके से है करा देता हूँ। आपसे कहता है एक सूरज फार्मा की ड्रग है RIFMN, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि कंटेजियस डिसीज TBIS के लिए यूज में आती है, पेटेंटेड है, लेकिन पेटेंट एक्सपायर होने वाला है और कई कॉम्पिटिटर्स एक्सपेक्टेड है मार्केट में एंटर कर जाएंगे सिमिलर प्रोडक्ट्स से। In order to reposition itself, the company is reviewing its pricing policy considering the market change and other threats. Market research for RIFMN indicates that for every 4 rupee decrease in price, demand would be expected to increase by 8,000 batches. मतलब आपने कहा कि सर देखो मान लीजिए 100 रुपी प्राइस था, अब हो गया 96, 4 रुपी कम हो गया सेलिंग प्राइस। मान लीजिए पहले डिमांड थी, मान लेते हैं पहले डिमांड थी 16,000 बैचेस, अब हो जाएगी वो 24,000 बैचेस। एवरी 4 रुपी डिक्रीज इन प्राइस से आपने कहा क्या होगा, आपके बैचेस बढ़ जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। द मैक्सिमम डिमांड बीइंग 1 मिलियन बैच। अब मैक्सिमम कितने हो गए, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। आई होप सबको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। आप कहेंगे जब 10 लाख, एक्चुअली ओरिजिनली जो क्वेश्चन था वो ये ACCA का था, उसके बाद उससे कॉपी करके इन्होंने चेंज करके अपडेट करके इंप्रूव करके RTP में लाए थे और यहाँ पे फिर उससे ले आए थे, यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है अब 4 रुपी से 1 मिलियन, आपने कहा क्या लिंक है। देखो ऐसे सोचो 100, 96, 92 इस तरीके से 4 रुपी से डिमांड प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस अगर कम करते जाते हैं और मान लीजिए यहाँ पे 16,000, 24,000, 8,000 से बढ़ाते चले जाते हैं 32,000, तो जब ये आप आखिर में डिमांड बढ़ के मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। तो ऑब्वियसली उस समय प्राइस मैक्सिमम कितना होगा, 0, नेगेटिव में तो जा नहीं सकते। आप कम करते 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 कहां तक लेके आओगे, लाइन क्या कहती है, पढ़िए ध्यान से। लाइन कहती है 4 रुपी डिक्रीज होता जा रहा है और आप आखिर में 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। द मैक्सिमम डिमांड बीइंग 10 लाख, मतलब आप प्राइस कम करते करते कहां तक ले आए, 0 तक। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 0 प्राइस पे, जब प्राइस है 0 तो डिमांड है आपकी कितनी, आपने कहा 10 लाख। ये आप कह रहे हैं, ये तो मैंने एक एजम्पशन से एग्जांपल ले लिया है, मीनिंग समझिए क्या कहना चाह रहा है। अब आपसे कहते हैं फॉर एवरी बैच RIFMN is currently made using following chemical salts। अब इसको बनाने के लिए आपका कुछ खर्चा आ रहा है। कैसे आ रहा है खर्चा, अब जैसे दिस इतने ग्राम इस रेट पे, इतने ग्राम इस रेट पे मल्टीप्लाई करना आता है सबको, मैं तो नहीं सिखाऊंगा किसी को कि कॉस्ट क्या क्या आई, 367.5 इंटू 0.08
ये 29.4, और ऐसे ही नीचे वाले का भी निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, जूम हो गया गलती से। ठीक है, ऐसे सॉल्ट वाई का भी निकाल सकते हैं। आपने कहा ठीक है, सॉल्ट वाई का क्या है, $29.4 यहां पे है, और ये आ गया 120.6। ठीक है, 120.6 दोनों का मैंने बता दिया। वहां से देख लिया, क्यों मेहनत करूंगा वो आपका काम है मेहनत करना, मेरा थोड़ी। जल्दी से देखो, 120.6। अब आपसे कहता है ईच बैच ऑफ RIF-MN रिक्वायर्स 30 मिनट्स ऑफ टाइम, मशीन टाइम टू मेक, एंड द वेरिएबल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट फॉर मशीन टाइम आर 40 पर आवर। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब एक और कॉस्ट लगी ऑपरेशंस की, 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, 40 पर आवर के हिसाब से मतलब 20 रुपये और कॉस्ट लगी। इसका मतलब कितने रुपए और कॉस्ट लगी है, 20 रुपीज और कॉस्ट लगी। कहता है द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज एक्सपेक्टेड टू बी 35। आपने कहा कि सर देखो 20 रुपी तो ये कॉस्ट है ही है, कुछ चीजें इसने और बताई, अदर वेरिएबल कॉस्ट 20। कहता है देखो फिक्स कॉस्ट बता रहा है 35 पर बैच के हिसाब से, ये वेरिएबल नहीं है, 20 तो वेरिएबल थी। कहता बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन लेवल ऑफ 3 लाख बैचेस। जब बजटेड प्रोडक्शन लेवल कितना है, 3 लाख बैचेस। अच्छा, उसको देखेंगे भी। आपने कहा ठीक है, द स्किल्ड वर्कफोर्स हु हैज बीन वर्किंग ऑन RIF-MN until now is being shifted to production of Suraj Pharma's new antiviral drug for viral disease 23। आप स्किल्ड लेबर को शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे के लिए। This new drug costing million of to develop has been patented by Suraj Pharma and is expected to save million of life worldwide। अब नई ड्रग बन गई है, उसमें हमें पेटेंट करा रहे हैं, और पेटेंट करा लिया है, और हम इससे कई लोगों की लाइफ बचाएंगे। Its launch is eagerly anticipated, although its demand is currently unknown। हमें नहीं मालूम आने वाले टाइम में कितनी डिमांड होगी। एंड नो सिमिलर स्पेसिफिक ड्रग एग्जिस्ट, इस तरीके की कोई ड्रग नहीं है मार्केट में। द एवरेज लेबर कॉस्ट आउटसोर्सिंग पर बैच ऑफ RIF-MN इज 38.6। अब क्योंकि लेबर तो हमने उधर भेज दी, RIF-MN को बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट मेरे को आउटसोर्स बेस पे 30 रुपए और लगी, मतलब ये तो मटेरियल कॉस्ट है, ये ऑपरेशन, ये लेबर। क्लियर हो गया? आपने कहा ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी हुई, आप कहेंगे सर टोटल कॉस्ट आई वेरिएबल कॉस्ट 208.6। इन 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 208.6। अब करना कैसे और क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.7। कैलकुलेट ऑप्टिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल पहले ही बता दिया उसने। सेलिंग प्राइस फॉर RIF-MN एंड रिजल्टिंग एनुअल प्रॉफिट which Suraj Pharma will make from charging this price। आपसे कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मॉडल के हिसाब से क्या प्रॉफिट होगा, क्या सेलिंग प्राइस होगा, सब बताइए। रिकमेंड द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्चिंग न्यू एंटीवायरल ड्रग। जो दूसरी ड्रग की बात कर रहे हैं, RIF-MN की बात नहीं करते, पहले मैं रिकमेंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बता दूं। 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, पेनिट्रेशन और स्किमिंग। यहां पे पेनिट्रेशन नहीं लगेगा। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम बहुत कम चार्ज करते हैं और धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों कम चार्ज करते हैं, आपने कहा ताकि लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो कम प्राइस ज्यादा सेल्स में हमारे को ऑफसेट कर जाता है। लेकिन हमारी गिवन कंडीशन में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा किया, पेटेंट कराने में हमने बहुत खर्चा किया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जब हम लॉन्च करेंगे हम बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई और मार्केट में ड्रग नहीं है। हम इसके बहुत अच्छे खासा प्राइस चार्ज करेंगे और आफ्टर, और धीरे धीरे इसको कम करेंगे जैसे जैसे कंपटीशन आएगा, और आफ्टर पेटेंट जब खत्म हो चुका होगा उसके बाद तो इसको बहुत ही कम कर देंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे लेके आ जाएंगे। इससे हम लोग अच्छे से अर्न कर पाएंगे, अपना पेटेंट का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी निकाल पाएंगे।
इसमें स्किमिंग प्राइस अप्लाई होगी। लेकिन याद रखिए होता क्या है दुनिया के अंदर, जब भी हम कुछ करना चाह रहे होते हैं इस तरीके का, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, वो कहती है हेल्थ का मामला इतना ज्यादा चार्ज ना करो। तो आप चाहो तो एक प्रोवाइजो लगा सकते हो कि देखो प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ना करे, तो ये प्रोवाइजो आप लगा सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मॉडल के ऊपर हम समझना शुरू करते हैं किस तरीके से है। अब इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। अब आपको मैं याद दिला दूं थोड़ा सा चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंदर देखो, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो, क्योंकि इसको सीखने के लिए डिफरेंशिएशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए थी। अब मैं ज्यादा यहां पे तो लेके आ नहीं रहा, थोड़ा सा प्राइसिंग मॉडल में आपको याद हो, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां पे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद मतलब टेबल इस तरीके से, चार्ट इस तरीके से होता है, मैं आपको समझा दूं, इस तरीके से होता है। देखो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, या ऐसे बढ़ रही है या ऐसे बढ़ रही है, कैसे सिचुएशन है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या होगा, इस पॉइंट तक तो हम प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे मान के चलो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ आ रहा है 100 और यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है 80, तो आप और प्रोड्यूस करना चाहोगे क्योंकि 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है हर यूनिट पे। यहाँ मान के चलो है 90, यहाँ है 85, अभी भी आप और प्रोड्यूस करना चाहोगे। ये मान के चलो ये है 87 और ये भी 87, आप कहोगे इतने के बाद और नहीं प्रोड्यूस करना चाहेंगे। क्यों? इसके बाद क्या होगा, मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। रेवेन्यू अब मान के चले रह गया 83 और एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल कॉस्ट जो है मेरी हो गई 84। तो आप कहेंगे अब मैं हर जो एक्स्ट्रा यूनिट बना के बेच रहा हूं उसमें मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मेरा रेवेन्यू कम आ रहा है। क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मेरा रेवेन्यू कम आ रहा है, अब प्रॉफिटेबल नहीं है और यूनिट्स मत बनाओ, यहां पे रुक जाओ। ये कॉन्सेप्ट होता था मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल का मतलब हर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, उसको कहते थे मार्जिनल रेवेन्यू। हर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको बोलते थे मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट था आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का। तो आपको मालूम है प्रॉफिट कहां पे मैक्सिमाइज होता है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मीट करती है। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, हमारे को इक्वेशंस दे दी स्टडी मटेरियल ने, उसने हमें बताया क्या, मैं इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीधे, क्योंकि क्लास में थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सीधा स्टेटमेंट बताता हूं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। अब ये ए क्या है? ए होता है ऐसा प्राइस, ए होता है ऐसा प्राइस जब क्वांटिटी जीरो, या आप अभी कांस्टेंट ले लीजिए, छोड़िए कुछ भी, ए कांस्टेंट है, माइनस, अब ये पी क्या है? प्राइस, ए कांस्टेंट है, माइनस बी स्लोप होता है, और क्यू क्या होता है? क्यू डिमांड होती है। अब अगर मैं ये इक्वेशन, ये प्राइस की एक इक्वेशन बनाई मैंने, मैं थोड़ा सा रिस्की एरिया में घुस रहा हूं क्योंकि बहुतों की मैथ्स पैथेटिक होती है। अगर मैं आप उनसे कहूंगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, मुझे मालूम है बहुतों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सुनो बस, नहीं समझ में आया छोड़ देना, कोई बात नहीं। अगर मैं दोनों साइड को, ये प्राइस है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो एलएचएस पे क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। क्वांटिटी इंटू प्राइस क्या होता है? रेवेन्यू। और आरएचएस पे क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, फर्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन, मतलब डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स होता था, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू आता था उसमें। ठीक है, ये रेवेन्यू हो गया था ना, मार्जिनल रेवेन्यू आता था। अब यहां था ए इंटू क्यू, क्यू की पावर 0 हो गई, हट गया है, बी क्यू स्क्वायर, तो 2bq बन गया, बन गया। अब तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैं नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें सीधी बात बोल रहा हूं, दो इक्वेशन होती हैं, एक पी की मतलब प्राइस की, एक होती है मार्जिनल रेवेन्यू। हम वो इक्वेशंस लगाएंगे और देखेंगे कैसे। अब पहले लगाने के लिए, जैसे पी की इक्वेशन बना रहा हूं, आप सब साथ में लिखिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप लिखिए। यहां पे चेंज इन प्राइस क्या था? 4। चेंज इन प्राइस क्या था?
4 स्लोप होता है, मैथ्स में इतना ज्यादा नहीं सिखा सकता, सॉरी, फाउंडेशन में पढ़ के आना था। 4 डिवाइड, चेंज इन क्वांटिटी कितनी थी 8000, कितना आया 4/8000 क्या आया 0.0005, ये आया आपका बी, ये आया आपका बी, मिल गया। दिखाता हूं, यहां पे आया आपका, देखो बी, ये रहा 0.0005, ठीक है। अब प्राइस की इक्वेशन क्या है, लिख लिया बी। अब एक सिचुएशन आई थी, क्या सिचुएशन थी, सिचुएशन थी जब प्राइस 0 होगा तो डिमांड कितनी होगी, कितनी होगी, प्राइस 0 पे डिमांड कितनी थी 10 लाख। अब अगर यहां पे पी की जगह मैं रख दूं 0 और क्यू की जगह रख दूं 10 लाख, बी अभी आपका क्या आया था 0.0005, तो बताओ ए की वैल्यू क्या है, जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल के दिखाओ, फिर से बोल रहा हूं, पी क्या है 0, हमने देखा था सिचुएशन बनाई थी, कहां गया भाई, बनाई तो थी, लिखा नहीं था मैंने, पता नहीं कहां लिखा था, लिखा था मेरे को याद है, लेकिन चलो कोई नहीं। P की वैल्यू है 0, एक ऐसे कैसा है, माइनस बी क्या आया अभी, बी मैंने बताया स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर कैसे निकालते हैं, 4 डिवाइड बाय 8000, तो वैल्यू कितनी आई थी 0.0005, और Q क्या आ गया 10 लाख। जल्दी बताओ P क्या है, A क्या है, मतलब A की वैल्यू आएगी आपकी 500, चेक करो, A की वैल्यू आएगी कितनी 500, करके देखो, अगर A की वैल्यू आई आपकी 500, अब दोबारा से इक्वेशन बनाते हैं, अब मेरे पास A भी आ गया, A क्या है 500, B क्या है 0.0005, क्यों नहीं पता, अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गए, 10 लाख तो हमने सिर्फ इसलिए यूज किया था ताकि मुझे पता चल सके A क्या है। अब मेरे पास देखो, अगर ये P बनाना है, P क्या होता है A माइनस बी क्यू, ये होता है P, MR क्या होता है, वो होता है A माइनस 2BQ, यही है, आपने कहा ठीक है सर यही है, और MC क्या होता है, MC क्या है यहां पे अभी निकाला था 208.6, ये आया था। अब मुझे भी पता है और आपको भी पता है प्रॉफिट कहां मैक्सिमम होता है, जब MR और MC बराबर। अब MR क्या बनता है, A हो गया 500, यहां पे P भी हो गया 500, ठीक है, B क्या हो गया, B क्या हो गया 0.0005, इधर भी माइनस 0.0005, और ये हो गया Q, ये हो गया Q, ये आपका क्या आया है MR, और ये है P, समझ में आया, MR ये और ये। अब मेरे को क्या करना है, MR इज इक्वल टू MC करना है, तो MR मेरा क्या आया था 500 माइनस 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गया मैं, माइनस 2 इंटू -2 × 0005Q, ये आ गया ना। अब मेरे को अगर ये करना है तो मेरे को क्या करना है, 2 इंटू 0.0005Q इज इक्वल टू क्या आया 208.6, जल्दी निकाल के दिखाओ, चलो क्या आता है Q, क्या आता है जल्दी बताओ, जल्दी सॉल्व करिए Q, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाइए, 5 बॉड मास लगाना, आपके पास Q आना चाहिए 291400, जल्दी निकाल के देखो 291480,
एक बार Q आ गया तो आप इसमें भी डाल देंगे, P में भी और MR में भी डाल देंगे, दोनों में डाल देंगे तो P भी आ जाएगा और MR भी आ जाएगा। सबका आ गया 291,400 सॉल्व करके। अब इसको जब आपने P में डाला तो प्राइस आ जाएगा 354.3, और अगर MR निकालना हो तो MR भी निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट फाइंड करना था और प्राइस फाइंड करना था क्वेश्चन के हिसाब से। प्राइस तो आ गया 355.4, ठीक है, और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मुझे मालूम है क्वांटिटी ये है, प्राइस ये है, तो रेवेन्यू कितना हुआ, ये क्वांटिटी ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई ये, और मुझे बताया था 3 लाख बैचेस पे 35 पर बैच के हिसाब से कॉस्ट, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट ये। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं सॉल्व करके जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें। क्लासेस में तो हमने प्रॉपर सॉल्व किया, यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ आप सॉल्व करें। पहले हमने क्या किया, याद करिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, बी वैल्यू निकाली। बी कैसे निकाली, 4 डिवाइड बाय 8000, मेरे पास क्या वैल्यू है 0.0005, 0005, बी आ गया। अब मैंने देखा किस प्राइस पे, जीरो प्राइस पे मेरा कितना था 10 लाख, तो उससे मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। कैसे रखी, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू होता है, P हो गया 0 और Q हो गया कितना 10 लाख, तो A की वैल्यू कितनी आई 5। अब मैंने वापस दो इक्वेशंस मेरे पास मेरे को इंस्टीट्यूट ने दी थी, एक थी P माइनस P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, और दूसरी क्या थी MR इज इक्वल टू ए माइनस 2BQ। दोनों में ए की वैल्यू डाल दी, बी की भी डाल दी, तो इक्वेशंस क्या क्या बन गई, मेरी इक्वेशन देखो बन गई उस सिचुएशन में, पी में भी बन गई और यहाँ पे भी बन गई। एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी। वेरिएबल कॉस्ट मेरी मतलब मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई थी, ये थी। अब मुझे मालूम है, मैंने आपको बताया था जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है वहां प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दिस एंड दिस। जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, देखो ये इक्वेट किया, आपने कहा कि सर मेरे से क्यू निकल आया, क्यू कितना आया, आपने कहा क्यू सॉल्व करके बना 291,400, तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वांटिटी को मैंने वापस किस में डाल दिया, इस इक्वेशन, वन इक्वेशन में। मेरे पास क्या आ गया, प्राइस, मेरे पास क्या आ गया, प्राइस। अब मेरे पास क्वांटिटी भी है, मेरे पास प्राइस भी है, अब मेरे को क्या निकालना था, प्रॉफिट, तो क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, और क्वांटिटी इंटू मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरे को क्वेश्चन ने दी थी, कितनी दी थी, उसने कहा था 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 35, तो मेरे पास आ गई फिक्स कॉस्ट, मेरे पे आ गया प्रॉफिट। ये था पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इवन इफ किसी ने ध्यान से पहले नहीं पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पूरा समझ में आना चाहिए, कोशिश तो मेरी पूरी थी। इसमें एक क्वेश्चन और था जो मेरे को कराना है, बाकी नहीं कराना। कहता है गिवन दी, ये है ना, हाँ, गिवन सूरज फार्मा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग and recent developments, which of the following statements best describe the role of patent production in gaining and maintaining competitive advantage in pharmaceutical industry? पढ़िए सारे ऑप्शंस। पहला क्या है, पेटेंट प्रोडक्शन अलाउज फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन कॉस्ट का काम होती है पेटेंट से, नहीं, वो तो R&D को सेव करने के लिए होता है। पेटेंट प्रोडक्शन enables pharmaceutical companies to exclusively capture the benefit from their investment in new drugs development for several years. Yes, यही तो है, यही तो था, तो B will be the answer। ठीक है, और कोई है क्या, मैं देख लेता हूं एक बार, नहीं ये तो P&L वगैरह। चलिए इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी हो गया और हम आ गए इंडिया देखो पे।
थर्ड क्वेश्चन indiadeko.com, इसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टीक्यूएम से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी होता है ना, टॉपिक लिखे होते हैं, अब देख लिया करो टॉपिक। अब ये कई स्टूडेंट्स पूछते हैं पेपर में आता है या नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं आता, क्योंकि मेरे को दिखा नहीं आज तक। ये तो आपको यहाँ दे देता है, जो मई 24 का पेपर था उसमें तो था नहीं, लेकिन फिर भी चलो आ जाए तो बेस्ट है। तो आपने कहा कि चलो टीक्यूएम के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था, indiadeko.com था। अब एक जैसे मेक माई ट्रिप है, उसकी पूरी कहानी दे रखी है। मेक माई ट्रिप पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कस्टमर फोकस्ड है, सब कुछ दे रखा है, बहुत डिटेल में दे रखा है ये बातें, होटल फ्लाइट बुकिंग वगैरह सब चीज के लिए। अब जब मैं क्वेश्चन पे आता हूं तो पेज नंबर 24 की कहानी हमें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है 24 और 25 की कहानी? सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 3.7, हाउ कैन इंडिया देखो effectively implement TQM to enhance service quality and ensure long-term business sustainability considering 6 C's of TQM: commitment, culture, continuous improvement, cooperation, customer focus and control. Especially in the light of diverse viewpoints expressed in the minutes of 59th board meeting held on 31st May 24, where independent director emphasized the widespread acceptance of quality management. The managing director expressed concerns about its applicability and financial impact on the service industry, and CEO highlighted the need for tailored approach and objective evaluation of companies' internal and external environment. बहुत सिंपल सी बात बोली है, आपको 6 C's भी बता दी। आपने का मतलब अब क्या गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं। वो खोल लेते हैं चैप्टर 2 और वो देखते हैं जल्दी से ये दे रखे 6 C, हो गया भाई काम हमारा, ये जल्दी से कॉपी कराओ, पेपर में आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, नंबर इसमें नहीं आएंगे। आपको पेपर के अंदर इन 6 C's को लगाना पड़ेगा। आपने कहा वो भी कहां पे, उसने क्या कहा, ये कहानी पढ़ने को कहा। मिनट्स जो है उसके एक्सट्रैक्ट दे रखे 59th मीटिंग के 31 मई 2024। कहता है डिस्कशन ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट इंडिया देखो। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने तो कहा है टीक्यूएम लगाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर रो रहा है और सीईओ कह रहा है सब तरीके से देख लो, जैसे बेस्ट हो, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखते हुए वो कर दो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कह रहा है, पढ़ो। The concept of quality management has been acknowledged since ancient times. Several manufacturing firms have focused on improving quality and using tools explicitly aimed at quality control. The concept of quality management has been widely accepted in various world-class standards such as ISO. ISO की रेटिंग होती है ना, जैसे आप ISO सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो वही चीज कह रहा है कि देखो सब जगह एप्लीकेबल है। Therefore, I have proposed to employ this in India देखो, कहता है लगाओ, क्योंकि ISO सर्टिफाई वगैरह कितनी कंपनीज हैं, हमें भी करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर रोने बैठ गया, कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट इज जनरली अंडरस्टूड टू एनहांस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल टूल. It aims to optimize an organization's competitiveness by improving the quality of goods. उसने कहा ठीक है तुम्हारी बात सही है, ये एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल टूल है, हमारे अंदर होना चाहिए और इससे क्वालिटी ऑफ गुड्स भी इंप्रूव होते हैं. मोर ओवर टीक्यूएम इंक्लूड्स, अब देखो यहां गलत बोलना शुरू करता है, कोर टीम मेंबर्स, यहां गलत है, यहां तो सारे होने चाहिए. टीक्यूएम में सिर्फ कोर मेंबर्स थोड़ी होते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हर पर्सन को टीक्यूएम, मतलब जो छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी हो ना, उसको पता हो मेरे को बढ़िया से बढ़िया कोड्स बनाने हैं. ये नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल पे, ये तो कमिटमेंट में था, टॉप लेवल कमिटेड हो, एक कल्चर डेवलप हो, ये सारी चीज लिखनी है. ठीक है, तो आपने कहा इन मीटिंग कंज्यूमर नीड्स बाय एम्प्लॉइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ गुड्स, बाकी सब ठीक है. दिस रिलेट्स टू ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये गलत है, ये तो हर जगह लग सकता है, तो जरूरी थोड़ी प्रोडक्शन में ही हो.
भाई कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करने में ये आपका कोई प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है, आप सर्विस भी दे सकते हो। एंड हेंस आई एम नॉट इन फेवर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इन एडिशन इट्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फंड्स एंड हेंस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन एम्प्लॉइंग सर्विस इंडस्ट्री लाइक आवर्स। तो ये तो पागल है, क्वालिटीज फ्री वगैरह तो इसने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है ना। क्वालिटीज फ्री था तो आपने कहा ये सारी लैंग्वेज तो ये पढ़ना ही भूल गया, इसको डैमिंग वैमिंग साथ बैठाओ, उन्होंने इतनी सारी चीजें सिखाई थी तो इसको नहीं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाराज हो गया, कहता आई मस्ट डिसएग्री मैनेजिंग डायरेक्टर, द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू मैन्युफैक्चरिंग एलोन, सर्विस इंडस्ट्रीज वर्ल्डवाइड हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड द स्टैंडर्ड्स टू ग्रेट बेनिफिट। मैनेजिंग डायरेक्टर का भी सर गर्म हो गया, कहता है दैट्स इजी टू से बट practicalities and financial implications of a service industry like ours are vastly different। बोलना आसान है, हमारा सिचुएशन बहुत अलग है। We cannot afford to invest heavily in the system that might not yield proportional benefits। हम इतना पैसा नहीं लगा सकते ऐसी चीज में जिससे हमारे को प्रोपोर्शनली उतना बेनिफिट ना हो। अब कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्विस देगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी सर्विस देगा, तो तेरे तो पैसे लगने ही नहीं। पहली बार में ऐसा काम कर कि गड़बड़ी ना हो, टीक्यूएम है क्या, गलती का चांस ही ना हो पहली बार में अच्छे से अच्छा, तो ये तो टीक्यूएम है। अब चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आए बाबूजी, वो कहते हैं की ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव holistic alignment between organizational personnel and their role to achieve better development, improvement and protection of standard of goods and also services to attain customer satisfaction। सही है। TQM philosophy focuses on enhancing business quality and manage satisfaction of by maximizing employee participation in decision making activities. The primary aim is to satisfy external customer. TQM acknowledges the challenge of fulfilling external customers' expectation without meeting the needs of internal customer। अब इस लाइन का मीनिंग मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया। इसका मीनिंग तो ये निकलना चाहिए कि इंटरनल कस्टमर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर्स भी होते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे का कस्टमर होता है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये लाइन सही नहीं बैठ रही मीनिंग, अब आपको पढ़ना है, मे बी मेरी इंग्लिश सही ना हो। एनी हाउ इट एम्स टू सरपास द नीड्स ऑफ बोथ। ये दोनों की नीड्स फुलफिल करता है, इंटरनल कस्टमर की भी, एक्सटर्नल कस्टमर की। हाँ, प्राइमरी कौन होता है, एक्सटर्नल, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। सीईओ बीच में आ गया डिस्कशन को ठंडा करने के लिए। लेट्स टेक अ स्टेप बैक। Adopting TQM entails a significant shift in organizational culture and structure। ये बात तो सही है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और कल्चर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट गलत है, चेंज तो करना पड़ेगा। हाँ, आदत थी खराब क्वालिटी की चीज बनाने की, आपको अच्छी क्वालिटी की चीज बना के दोगे। मतलब मान लो आपकी आदत है, जैसे कस्टमर सर्विस पे आपने कॉल किया, 10 मिनट तक कॉल ही उठ रही नहीं रही है, तो वो आदतें थी, अब बदलनी पड़ेंगी, तो यार मेहनत तो होगी, है ना। और फिर आपका था कि पहली बार में सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो कि आपकी कंप्लेंट ही ना आए। टीक्यूएम ये कहता है आप कंप्लेंट वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हो। कहता है देखो इनका सर फोड़ देंगे फैगन वगैरह, है ना, डैमिंग आपसे कहता है आगे, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू टेलर द एप्लीकेशन मेथड टू फिट द कंपनी। इसने इसीलिए एडवाइजेबल है कि थोड़ा सा टेलर करो एप्लीकेशन मेथड को ताकि वो कंपनी में फिट हो सके। एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच कंपनीज फंक्शन इज रिकमेंडेड टू असेस द इंपैक्ट एरिया। वी नीड अ बैलेंस अप्रोच दैट कंसीडर यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सर्विस इंडस्ट्री। हमें एक बैलेंस बना के चलना है, कहाँ एरिया, किस एरिया पे इसका इंपैक्ट आएगा, किस तरीके से हमारी यूनिक जो है सर्विस इंडस्ट्री, इसमें इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने से पहले आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करो ऑब्जेक्टिवली। ये उसने बात बोली है सीईओ। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। और लंबा चौड़ा 6 पॉइंट्स है, मैं आपको 6 के 6 पॉइंट बता देता हूँ। 6 C's उसने पहले ही लिख के दे दिए, मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि 6 C's क्या है, ठीक है। पहला कमिटमेंट, मतलब टॉप लेवल जो है ना, वो भी कमिटेड होना चाहिए। ये नहीं जैसे एक कंपनी है जो कि गुड्स बनाती है, अगर
टॉप लेवल ही कमिटेड नहीं है तो बॉटम लेवल वाला कैसे अच्छी गुड्स बनाने में मेहनत करेगा। ऊपर से कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स नहीं बनाने, ये कमिटमेंट होता है। कल्चर, आपने कहा कि सर कल्चर क्या होता है? कल्चर एक हैबिट होती है, कल्चर कुछ नहीं होता, हम सबकी एक हैबिट होती है और हमारे को वो हैबिट डेवलप करानी है सबके बीच में। आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना एक हैबिट होनी चाहिए, सबके बीच में एक माहौल होना चाहिए कि सिर्फ अच्छी चीज ही होती है। जैसे जब आप घर पे रोटियां बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए, क्या क्या जली हुई रोटियां बनाते हैं रोज? एक कल्चर बन गया कि सही साफ सुथरी अच्छी रोटी ही खानी है, जली हुई रोटी नहीं बनानी नहीं। तो एक कल्चर होता है, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि ये हमारी हैबिट है, हम कुछ भी हो जाए अच्छी ही चीज प्रोड्यूस करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अब आप भी जानते हो कि ये एक वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं। अब आपको क्या है, आपको हर चीज को करने के लिए हर बार देखते रहना पड़ेगा कि और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और कैसे डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, और कैसे बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। कॉपरेशन, ये सिर्फ टॉप लेवल के कहने से नहीं होगा जब तक बॉटम लेवल वाले साथ नहीं देंगे। ऊपर वाले नहीं तो बकते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने, उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं, कह दिया आधार इज नॉट मैंडेटरी। आप चेक कर लो, हर जगह आपको आधार देना पड़ता है, नहीं तो कुछ करने ही नहीं देगा। आप बैंक जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले जाओ कि आधार नहीं, मेरे को पासबुक में केवाईसी अपडेट करनी है, आधार नहीं, तुम ये इसके बेस पे करो। करने से पहले आपको मतलब रुला ना दे तो बात रही। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसने कह दिया उठा के रख दो साइड में। मेरे लिए सिंपल है, आधार डालो काम खत्म करो। तुम कह रहे हो पासपोर्ट चढ़ा दो, ड्राइविंग लाइसेंस चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, नहीं मेरे को नहीं चढ़ाना, मेरे को सिंपल ही हुआ है। आप अपना सिम लेने जाओ, आधार के बगैर सिम ही नहीं देने का, चेक कर लो तुम। तो टॉप लेवल वाले के बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आपका कॉपरेशन कहां से ना हो, नीचे से ऊपर तक। कस्टमर फोकस, और एक बात याद रखनी है यहां पे ना, जीरो डिफेक्ट का जो फोकस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट दोनों के लिए, और दोनों ही हमारे कस्टमर है। इंटरनल डिपार्टमेंट वाला भी कस्टमर है, मतलब सेकंड डिपार्टमेंट, और फाइनल कस्टमर भी हमारा कस्टमर है। और हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरह दोनों पे फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल का मतलब बड़ा सिंपल है, जैसे आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखी है, वेरिएंस एनालिसिस होता है, तो आपके कितना खर्चा आना चाहिए था, क्या आया? अगर ज्यादा आ गया तो क्यों आया, आगे कैसे ना आए, इसको सबको कहते हैं कंट्रोल। वैसे ही जो डिफेक्ट्स आने चाहिए थे वो नहीं, वो जितने आने चाहिए थे उससे ज्यादा आ गए तो क्यों आ गए, क्या करें कि आगे ना आए, क्या टाइमली ऑडिट करते रहें, क्या क्या करें कि ये सब ना रिपीट। अब ये तो मैंने आपको मीनिंग बताया सबका। अब आपको क्या करना है, ये पूरी कहानी को इन मीनिंग्स के साथ बीच में लाना है। जैसे अगर आप सॉल्यूशन पढ़ें, अब देखो सॉल्यूशन पढ़ें, कमिटमेंट के लिए उसने साफ ये बताया, सीईओ क्या कह रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन होने चाहिए। आपको जो कहानी दी है ना, आपको वो कहानी यहां पे बीच बीच में डालनी है। अगर आप ऐसा नहीं डालेंगे तो आपको कुछ नहीं। जैसे यहां देखो चीफ मैनेजमेंट का डाल दिया कि वो कह रहा है होलिस्टिक अलाइनमेंट, तो आपको नंबर मिलेंगे बहुत कम। आपको वो कहानी डालनी है, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बेस पे डालो, चीफ मैनेजमेंट के बेस पे डालो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरी कहानी आपकी कहानी से मैच करे। आपको बेस्ट वे में उसको लिखना है। किस तरीके से लिखते हो ये आपके ऊपर है, किस तरीके से लिखते हो आपके ऊपर है, लेकिन इन दोनों को अलाइन करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ वो बुक खोल के आंसर लिख के आ गए, यू विल गेट अ बिग वाला जीरो। सही बता रहा हूँ, बड़ा वाला जीरो मिलेगा, अंडा। मैंने आपको कहानी तो बताई दी, समझा दी, क्या गलत है क्या नहीं है वो भी बता दिया। आपको उसमें लिंक करके लिख के आना है। ये मत सोचो कि मेरा सही कि आपका सही। हाँ, आंसर क्राफ्टिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जितना बेटर वे में आंसर क्राफ्ट करोगे उतने ज्यादा स्कोर करोगे, सीधी बात है। ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि इसमें लिंक करना था ना, इसी के साथ आपकी आरटीपी फिनिश हो रही है। लेकिन मैं इसके बाद अब क्या करूंगा, आप लोग
स्टडी बाय टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को। ये तो मैंने डाला ही डाला है, मैं और भी चीजें आपकी जितनी भी आईबीएस से रिलेटेड है टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा डालता रहूं जल्दी जल्दी। पास्ट की भी जो वीडियोस है कई आईबीएस के ऊपर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वो भी देखिए, एक प्लेलिस्ट है शायद, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद वो प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही आपकी यहाँ पे क्या हो, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। आपको नॉलेज रहे कि अच्छा किस तरीके से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। याद रखिए, आईबीएस एक बहुत अच्छा पेपर है, आपके पास काफ़ी स्कोर करने का मौका है, बस आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट प्रॉपर मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हो, आपको हर कॉन्सेप्ट का मीनिंग आना चाहिए, ताकि आप 1 मिनट के अंदर जैसी कॉन्सेप्ट दिखे आप वो कॉन्सेप्ट अपनी बुक में खोल सके, बुक में कुछ कॉन्सेप्ट खोलने में आपको बिल्कुल टाइम लगे, ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी है। अगर टाइम लग रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली ऑफ SCPM। हाँ, मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो SCPM से रिलेटेड बनाऊंगा, IBS और SCPM को रिलेट करते हुए। विद दिस, मे गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय।